नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसा लगे कि शेयर करने लायक है तो शेयर भी करें। भैया का फ़ोन आ नहीं रहा था। भैया को जब भी पापा को ले जाना होता था तो वो आनाकानी करते थे। जब भी उनका नंबर आता था कि अब पापा को अपने पास रखना है, तब वो आनाकानी करते रहते थे कि आज भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऑफिस में काम है, छुट्टी नहीं मिल रही है। भैया पापा को ले जाने से, बम्बई ले जाने से आनाकानी कर रहे थे। आखिर मुझे ही थक हार कर उनको ट्रेन में रिजर्वेशन करवा कर पहुँचाना था। तो मैंने उनके लिए ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया और सेकंड एसी में उनका टिकट रिजर्वेशन करवाया और उनको बिठा दिया और मैं भी उनके पास बैठ गया। और पास वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे। तभी पापा ने कहा, मुन्ना 2-4 दिन तो तुम वहाँ बम्बई तुम भी रुक जाना, तुम्हारे भैया को भी अच्छा लगेगा और मेरा भी मन लग जाएगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि पापा मुझे अब भी मुन्ना कह रहे हैं, जबकि मेरा नाम रजत है और मैं कितना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हूँ। लेकिन पास वाले मुन्ना कहने से पास में जो लोग बैठे हैं वो तो मुझे छोटा बच्चा ही समझेंगे और बेकार आदमी समझेंगे। तब मैंने ज़ोर से कहा, पापा मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ? कल मेरी गवर्नर साहब के साथ मीटिंग है, इसलिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। मैं ज़ोर से बोलकर ये दिखाना चाहता था पास वाले सज्जन को कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हूँ। पापा ने कहा, ठीक है बेटा। तभी अचानक मेरा सहपाठी रामाशंकर ट्रेन में सवार होता है। मैं और रामाशंकर एक ही बिल्डिंग में रहते थे बचपन से और एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों बहुत ही बुद्धिमान और होशियार थे, लेकिन रामाशंकर मेरे से अच्छे नंबर लाता था हमेशा ही। मेहनत हम दोनों बहुत करते थे, लेकिन बाजी वो मार ले जाता था। मुझे उससे ईर्ष्या हो गई थी कि जब भी देखो ये मुझे पछाड़ देता है और हम दोनों के बीच एक कोल्ड वार सा चलता था। और कॉलेज में आते आते रामाशंकर दूसरी कॉलेज में चला गया और मैं ही उस अपनी कॉलेज में रहा, तो हमारी ये प्रतिस्पर्धा कुछ समय के लिए दूर हो गई। तो रामाशंकर वहाँ आया। रामाशंकर को देखकर मैं अचंभित हुआ था। रामाशंकर काफ़ी दिनों बाद मुझे पिछले 1 महीने पहले मिला था, जब वो मेरी ऑफिस में आया था। तो मुझे देखकर उसने मुझे कहा, अरे रजत कैसे हो? और वो मेरे गले लग गया था। लेकिन मुझे वो मेरी इंसल्ट लगी कि इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी के सामने एक मामूली सा आदमी गले लगे और नाम लेकर पुकारे। और ये बात शायद रामाशंकर को भी महसूस हो गई थी। तब वो 1 घंटे बाद अपना नंबर आने के बाद मेरे ऑफिस में आया और मुझे सर कह के संबोधित किया। और तब वो अपने एप्लीकेशन लेके आया था अपने ट्रांसफ़र की। तब मुझे मालूम हुआ कि वो बिजली विभाग में एक मामूली क्लर्क है। तो मुझे बहुत गर्व हुआ और मुझे लगा कि मैं आज इससे जीत गया हूँ। मैं कहाँ एक इतना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी और कहाँ ये छोटा सा क्लर्क जो आज ट्रांसफ़र के लिए मेरे पास आया है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। तब वो आज फिर दोबारा मुझे ट्रेन में मिला था। तो मैंने कहा, अरे रामाशंकर कहाँ जा रहे हो? तो उसने मुझे देखा, अरे सर नमस्ते, मैं तो बम्बई जा रहा हूँ अपने भाई के पास, माँ को ले जाकर। उसके गृह प्रवेश है, इसलिए माँ को ले के जा रहा हूँ वहाँ। तो उसने कहा, अरे हाँ तुम्हारा भाई था। मुझे अच्छी तरह उसके भाई का नाम पता मालूम था, लेकिन मैं अपने प्रशासनिक अधिकारी के घमंड में दिमाग पे जोर डाल के ऐसे, अरे यार तुम्हारे भाई का क्या नाम था, क्या नाम था, ऐसे करने लगा। तो उसने कहा, सर आप तो कितने लोगों से मिलते हो, आपको कहाँ याद रहेगा? मेरे भाई का नाम देवेश है और देवेश के
गृह प्रवेश है, मैं माँ को लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, अरे यार, इतने बूढ़े हो गए हैं आपके माता जी और फिर भी आप बम्बई लेके जा रहे हो। तो उस रामाशंकर ने कहा, क्या करूँ सर, माँ की इच्छा थी कि भाई के गृह प्रवेश में मैं माँ को वहाँ लेके जाऊँ, तो माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए मैं माँ को वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, फिर वहाँ रखोगे माँ को? तो मैंने कहा, नहीं सर। रामाशंकर ने कहा, नहीं सर, मैं माँ को वहाँ नहीं रखूँगा, क्योंकि माँ हमेशा से दिल्ली में रही है और उनके मिलने वाले सब दिल्ली में है, माँ का मन दिल्ली में ही लगता है, इसलिए मैं माँ को वापस लेके आऊँगा। तो मैंने कहा, आप दोनों भाई माँ को 6-6 महीने रखते होंगे? तो उसने कहा, नहीं सर, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो मैंने कहा, क्यों? हमेशा भावना से काम थोड़ी चलता है, व्यवहारिक भी होना चाहिए। भाई 6 महीने तुम रखो, 6 महीने तुम्हारी माँ रखे, भैया रखे तुम्हारे। उसने कहा, नहीं सर, कोई भी रखे तो क्या फ़र्क पड़ता है, माँ दिल्ली में खुश है तो मैं माँ को दिल्ली में ही रखूँगा। मेरे भाई का काम बम्बई में है और मेरी माँ का मन वहाँ लगता नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, माँ तो मेरी ही माँ है। और इन छोटी छोटी बातों से ही तो हम सीखेंगे। मेरे बच्चे कल ये देखेंगे तो वो भी संस्कारवान होंगे। ये हमारे कर्म ही हमारे संस्कार बनते हैं सर। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी माँ को बुढ़ापे में दुख दूँ, इसलिए मेरी माँ जहाँ खुश है मैं मेरी माँ को वहीं रखूँगा। इतना कहकर रामाशंकर तो बैठ गया और मेरे दिमाग में विचार चलने लगे। और आज से 1 साल पहले का वो दृश्य याद आ गया जब माँ बीमार थी। पापा कह रहे थे माँ से कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तो माँ कह रही थी, मौत एक शाश्वत सत्य है, मौत से कौन बचा है, सबको एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तो पापा ने कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता, मेरे से कोई बात करने वाला ही नहीं रहेगा। तो माँ ने कहा, क्यों नहीं, रजत और रीता है ना, वो आपका पूरा ख्याल रखेंगे। और माँ 5 दिन बाद चली गई। माँ के जाने के बाद पापा कितने अकेले हो गए थे। माँ के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे। हम 3 भाई थे। मैंने पिछले पापा की बरसी पर, माँ की बरसी पर, तीनों भाइयों को कह दिया था कि पापा को 4-4 महीने अलग अलग रखेंगे। 4 महीने मैं रखूँगा, 4 महीने बड़े भैया रखेंगे, 4 महीने मंझले भैया रखेंगे। इस तरह हम पापा को 4-4 महीने रखेंगे। मेरी पत्नी रीता ने इसका विरोध किया, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने कहा, सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता, व्यवहारिक भी होना चाहिए आदमी को। पापा ने सबके लिए बराबर किया है, तो सभी रखे पापा को। रीता पापा के मुंह लगी हुई थी, क्योंकि वो बचपन से ही उनके मित्र की पुत्री थी, तो वो बचपन से ही उनके दिल के करीब थी और वो पापा की खूब सेवा करती थी। लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन मैं आंख मूंद कर बर्थ पर बैठ गया और मेरे सामने किसी फिल्म की तरह वो दृश्य चलने लगे कि आज मैं इतना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हूँ, तो क्या मैं अकेला बन गया? मेरे पीछे मेरी इस सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा का कोई योगदान नहीं है। अरे मुझे सपने दिखाने वाले ये मेरे मम्मी पापा ही तो थे। इन्होंने रात रात भर जाग कर मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हूँ। और आज मैं बुढ़ापे में अपने पापा को दर दर भटकने के लिए छोड़ रहा हूँ। लानत है मेरी ज़िंदगी पर। कोई आदमी कभी सफल अकेला नहीं हो सकता, उसके पीछे उसके घर वालों की कुर्बानी होती है, उसके घर वालों का सहयोग होता है। नींव के पत्थर तो उनके घर वाले होते हैं, तब जाकर एक आदमी सफल होता है। और मेरी आंखें भर आई। दिल्ली से बम्बई पहुंचते ही मैंने सबसे पहले रामाशंकर को गले लगाया। मैंने कहा, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी आंखें खोल दी। और मुझे लगा भी कि मेरे और रामाशंकर के बीच कंपटीशन ख़त्म नहीं हुआ है।
पहले पढ़ाई का चल रहा था, अब मानवता का चल रहा है। मेरे से आगे रामाशंकर कितना भी आगे है। मानवता के कद में वो मुझसे बहुत बड़ा है। पद मेरा बड़ा था, लेकिन मानवता के पद में रामाशंकर मुझसे बहुत बड़ा था। मैंने अपने दोस्त को गले लगाया, मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, रामाशंकर, तुमने मुझे ज़िंदगी की वो राह दिखाई है जो कोई किताब नहीं दिखा सकती, कोई लाइब्रेरी नहीं दिखा सकती, कोई गूगल गुरु नहीं दिखा सकता। और मैंने पापा को कहा, पापा चलिए स्टेशन आ गया। तो उन्होंने कहा, चलो बेटा। पापा और मैं नीचे आए। स्टेशन से बाहर आकर मैंने टैक्सी किराए की और टैक्सी वाले को बोला कि जल्दी एयरपोर्ट चलो। पापा ने कहा, बेटा एयरपोर्ट क्यों? हम तो प्रतीक के घर आए हैं, तेरे भैया के घर आए हैं, वहाँ चलते हैं। मैंने कहा, नहीं पापा, आप मेरे साथ ही रहोगे, दिल्ली में रहोगे, जहाँ आपके दोस्त हैं, आपका घर है, आप वहीं रहोगे। आपको मैं अब भटकने नहीं दूंगा। आपके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता। आपने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता? आपका बंटवारा करूँगा बुढ़ापे में? कभी नहीं पापा। और मैं अपने पापा को लेकर दिल्ली आ गया और मेरे पापा के जो चेहरे पर खुशी देखी मैंने, मुझे आज सच में बहुत बड़ा सुकून मिला और मुझे आज इंसान होने का एहसास हुआ कि मैं आज वाकई मैं भी एक इंसान हूँ। और फिर उसके बाद मैंने पापा का कभी दिल नहीं दुखाया। मेरे पापा बहुत खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी कैसी लगी आपको? बुढ़ापे में माँ बाप को कभी अलग मत करना, वो आपको देख देख के जीते हैं। धन्यवाद।